खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सरकार का काम होता है योजना बनाना, गरीबों और वंचितों को उनका अधिकार देना। ये अहम काम सरकार का है, लेकिन जीने के लिए जरूरी संसाधन मुहैया कराना सरकार का काम है। योजनाएं आती हैं जाती हैं, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो मिसाल बन जाती हैं। ऐसी एक योजना है मनरेगा। जी हां, करीब 15 साल पहले देश में लागू हुई मनरेगा योजना आज भी संकट मोचक साबित हो रही है। कोरोना संकट के दौरान मजदूरों के पलायन की समस्या से निजात पाना हो या फिर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश, मनरेगा हर मायने में मुफीद योजना साबित हो रही है। लेकिन याद कीजिए वो दिन जब देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने मनरेगा को कांग्रेस की विफलता का स्मारक करार दिया था। आज वही मनरेगा हर उस सवाल का जवाब बन गई है जो कोरोना ने हमारे सामने खड़ा कर दिया है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मनरेगा में काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 200 करने का सुझाव दिया है, ताकि हर हाथ को काम मिले और देश की अर्थव्यवस्था को पहले वाला मुकाम मिले। देश की गरीब और बेरोजगार जनता की क्रय शक्ति बढ़े, मांग में इजाफा हो और बाजार गुलजार हो, फैक्ट्रियों में उत्पादन बेशुमार हो, सबसे तेज हमारे देश की विकास की रफ्तार हो और भारत वर्ल्ड लीडर बनने के लिए फिर से तैयार हो। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मनरेगा योजना मूर्छित पड़ी अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी का काम करेगी? बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए अभियान, बेरोजगारों और गरीबों के लिए वरदान। तो फिर मनरेगा को क्यों बताया गया नाकाम? मनरेगा नाकामियों की है मिसाल या फिर दूरदर्शिता का है स्मारक? क्या कोरोना संकट में मनरेगा साबित हो रहा है सार्थक? बिग फाइट में बहस आज इसी है मुद्दे पर। बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा जी हमारे साथ हैं, पूर्व आईएएस दामोदर शर्मा जी हैं और साथ ही विषय विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। पंकज मीणा जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। मनरेगा को लेकर बहुत सवाल उठाए गए। मनरेगा को नाकामियों का स्मारक कहा प्रधानमंत्री ने संसद में, एक वो भी वक्त था। लेकिन आज के इस दौर में जब कोरोना काल से हम जूझ रहे हैं, आप मानते हैं कि मनरेगा संजीवनी साबित हो रही है उन मजदूरों के लिए खास तौर से? देखिए, मनरेगा निश्चित रूप से बहुत बढ़िया योजना है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। परंतु जब जब इसके ऊपर प्रश्न उठे वो इसके एग्जीक्यूशन पे उठे। मैं आपको तथ्यों के साथ इस बात को अवगत कराऊंगा। जब यूपीए सेकंड के गवर्नमेंट थी, उस जमाने में नरेगा के अंदर जो 100 दिन की गारंटी योजना है उसकी जगह 32 दिन ही का काम मिला करता था। ये आश्चर्यजनक है कि मतलब 1/3 काम मिल रहा है और उसके बावजूद यूपीए सेकंड के अंदर ये कहा गया, ऐसे कहा गया जैसे कि नरेगा के अंदर उन्होंने बहुत कुछ कर दिया हो। आपने अपना एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं रखा और इस कारण से नरेगा योजना एक अच्छी योजना होते हुए भी उसका लाभ सीधा सीधा किसानों को नहीं मिल रहा था। मैं याद दिलाऊं आपको, जैसे ही मोदी सरकार ने शपथ ली और 2014 के अंदर जब मोदी सरकार अस्तित्व में आई, उसके तुरंत बाद में हमने सबसे ज्यादा नरेगा के ऊपर काम करना शुरू किया और आज उसी का परिणाम है कि जो नरेगा के ऊपर बजट यूपीए फर्स्ट के टाइम पे 18,000 करोड़ मात्र हुआ करता था और यूपीए सेकंड के टाइम पे 37,000 करोड़ रुपए हुआ करता था। आज हमारे टाइम पे उसे 60,000 करोड़ रुपए बजट नरेगा के अंदर है। और देखिए, मैं इस बारे में बड़े खुले दिल से कहना चाहूंगा कि जैसे ही कोरोना संकट आया और जैसे ही लगा कि एकदम आर्थिक एक पहिया रुक सा गया है और खासकर सबसे ज्यादा दिक्कत आई है हमारे श्रमिक वर्ग को और किसान वर्ग को। आप देखिए, जिस प्रकार से हमने 21 लाख करोड़ का जो एक आर्थिक पैकेज, आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो पैकेज घोषित किया, उसमें नरेगा को तुरंत प्रभाव से 60,000 करोड़ के साथ में हमने 40,000 करोड़ का एक नया बजट और दिया। आज नरेगा का साइज 1 लाख करोड़ का हो गया है। ये तो नियम भी है ना पंकज मीणा जी, कि जब इसमें मनरेगा में डिमांड बढ़ेगी और मजदूर बढ़ेंगे, इसका बजट आपको बढ़ाना ही होगा। ये तो अगर आप नहीं भी चाहेंगे, और यही वजह है कि देखिए पिछले 7 साल की बात किया जाए तो इसमें कहा जा रहा है 3 गुना बजट हो चुका है आज के वक्त में। अगर हम देखें जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, 61,000 कुछ हो चुका है। आप नहीं, बिल्कुल देखिए, ये बात है, इस बातों के हमको कहने में कोई संकोच भी नहीं है और मैं इसको कोई यशगान के लिए नहीं कह रहा हूं कि देखिए जब आर्थिक पहिया रुक सा गया और खासकर बड़े शहरों से फैक्ट्री मजदूर वापस हमने जब घर की ओर लौटे
तो उनका उनका जीवनचर्या बिल्कुल ठीक से चलनी चाहिए, उनका आर्थिक उनको संकट नहीं आना चाहिए, इसलिए तुरंत प्रभाव यानी आप कह रहे कि सवाल मनरेगा को लेकर नहीं था। गांव में जाके अपने गांव में जाके नरेगा के माध्यम से ये कहना चाह रहे कि सवाल आप लोगों ने मनरेगा को लेकर नहीं उठाया, उसके एग्जीक्यूशन को लेकर उठाया। लेकिन अब जबकि 60,000 करोड़ से ज्यादा इसका बजट भी है, इसे लेकर आरसी चौधरी जी, सवाल पहले मनरेगा को लेकर भी बहुत उठे, जिस तरह से हमने कहा भी कि संसद में भी प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि कांग्रेस की नाकामियों का यह स्मारक है, और मनरेगा को लेकर जब लंबी बहस भी चली थी। लेकिन आज जिस तरह से अभी पंकज मीणा जी कह रहे हैं कि योजना बेहद अच्छी है, लेकिन एग्जीक्यूशन को लेकर सवाल था जो कांग्रेस नहीं करा पा रही थी अच्छे से। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा था वो तो आपने जिक्र उसका कर दिया। उसके साथ मोदी जी ने ये भी कहा था कि मैं और किसी चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं राजनीति के बहुत अच्छा हूँ, और राजनीति के अच्छा होने की वजह से इस मिसाल को जिंदा रखूंगा ताकि इसकी विफलता की सबसे बड़ी जो विफलता है वो कांग्रेस की दिखे। जो कटाक्ष किया था उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं था, जब से 2014 मई 2014 में जब सत्ता में आने के बाद में उन्होंने उसको मिसाल के तौर पर बनाने का भी एक प्रयास किया। 2014 से लेकर 2020-21 तक तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे। नरेंद्र मोदी जी ने जो रोजगार का जो श्रमिक है उसका जो मानदेय है, जो वेजेज है, उसमें बढ़ोतरी जो 20 और 21 का जो बजट है उसमें मात्र 1.6% की। कभी भी जो 7% एक बार हाईएस्ट की थी, उसके बाद में सदैव इसकी मनरेगा की जो वेजेज है उसको बिठाने का काम किया था। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन जिस तरह से अभी इसके बजट को लेकर बात हो रही थी, मीणा जी ने भी कहा 61,000 करोड़ पहले था, लेकिन 40,000 करोड़ और दिया गया इस वजह से कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको अच्छे से एग्जीक्यूशन हो सके। 1,01,000 करोड़ का अब ये बजट हो चुका है मनरेगा का। क्या आप मानेंगे इसे कि पहले से अब बढ़ाना, क्योंकि ये योजना अच्छी है इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा किया गया, या फिर आपको और कोई वजह लगती है? श्वेता जी, आपने जैसा कहा कि ये एक्ट है, कानून है, ये लोगों को गारंटी की कानून देता है। अगर आप रोजगार नहीं दे सकते, अगर मुझे 14 दिन का रोजगार आप नहीं दे सकते, तो मुझे आपको वेजेज देना पड़ेगा 60 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। अगर काम नहीं करूंगा और मैं काम मांगना चाहता हूं तो आपको देना पड़ेगा, ये एक्ट है। अगर इस देश के लोग काम मांगेंगे, काम देना पड़ेगा, और काम के अनुसार उसका बजट का प्रावधान करना पड़ेगा। ये सरकार को कानून से बंधी हुई है, ये सरकार की कोई रहम नहीं है कि हमने इतना दे दिया, ये कानून से बंधी हुई है और करना पड़ेगा। अभी जो आज जो मई है, इस मई के अंदर इस हिंदुस्तान के अंदर 42,80,000 श्रमिकों का संयोजन किया है। राजस्थान नंबर 1 पे है। ये जो गत वर्ष था वो 33,01,000 था, आज वो बढ़ के 42 लाख हुआ है। अगर 9 लाख श्रमिक बढ़े हैं तो उन श्रमिकों का काम देना सरकार का कानून है, और ये देना पड़ेगा, और उसके लिए बजट का प्रावधान आपको करना पड़ेगा। ये कोई आपने ये नहीं की बड़ी बड़पन नहीं दिखाया। सबसे बड़ा एजुकेशन अगर किसी ने किया तो राजस्थान में हुआ। लेकिन जब इस कानून बना था उस समय यहाँ पे राज्य में भाजपा की सरकार थी, वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार नंबर 1 पे राजस्थान था, और उन्होंने इस बात को इस प्रकार से फैलाया कि यहाँ पे जो ये खड्डे खोदने के पैसे दे रहे हैं तमाम, उन्होंने जो श्रमिकों के श्रम का एक अनादर किया। और ये प्रयास उस समय किया गया क्योंकि जो अंतिम व्यक्ति है वो सशक्त नहीं होना चाहिए, अंतिम व्यक्ति को निवाला नहीं मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता रही, और इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का जो पहला शासन था, गड्ढे खोदने के पैसे दे रहे हैं, मजदूरी का काम है, गड्ढे खोदना होगा तो अधिकारी तो जाएंगे नहीं। ये सब काम तो मनरेगा के अंदर ही आता है, जहां पे जो जरूरत होती है। उसी मनरेगा के अंदर आज 83% सचिन पायलट जी ने 83% है वो सृजनात्मक तौर पर लेके गए। आप निजी काम पे ले जा सकते हैं, आप खेत में काम करवा सकते हैं, आप तालाब बना सकते हैं। आज श्रमिक अपने घर पे स्वयं शौचालय बना के उसकी लेबर ले सकता है। तमाम जो कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए। आज राजस्थान नंबर 1 पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री माननीय सचिन पायलट जी चाहते हैं कि राजस्थान के लोगों को काम मिले, और काम मिलके उनके घर का जो चूल्हा है वो जले, वो स्वाभिमान का जीवन जिए। इसलिए यहाँ पे रोजगार का यानी प्रदेश के हम बात करें तो यहाँ पर प्रायोरिटी में सरकार के लिए ये था, इसलिए उस तरह से इंप्लीमेंट कराया गया, एग्जीक्यूशन कराया गया। हालांकि एग्जीक्यूशन को लेकर ही सवाल पंकज मीणा जी ने उठाया केंद्र सरकार के लिए, खासतौर से जब यूपीए की सरकार थी। चलिए हम रुक करते दामोदर शर्मा जी का, पूर्व IAS है। दामोदर शर्मा जी, अब योजनाएं भी बनती हैं, कानून भी बनते हैं, मनरेगा जिससे बहुत खास, बहुत अहम है, और आज किस तरह से संजीवनी के तौर पर ये नजर आ रही है वो सब देख रहे हैं। लेकिन सवाल जिस तरह से बीजेपी की तरफ से भी उठा, पंकज मीणा जी ने उठाया, और पहले भी उठाया गया था, कहना ये कि किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी कानून के लिए नहीं, इसके एग्जीक्यूशन को लेकर सवाल है। अब आप इसे देखते हुए क्या कहेंगे कि हम प्रदेश की बात करें या फिर पूरे देश की बात करें? देखिए, ऐसा है, मनरेगा योजना आई है, उसके पहले मैं जब एडिशनल कलेक्टर था उस जमाने में NREP और RLGP योजनाएं चला करती थी, और वो NREP और RLGP योजनाएं मनरेगा जैसी थी।
अब उसका आगे चल के नाम परिवर्तित कर दिया गया, और जैसा अभी इन्होंने बताया बजट अब 1,01,000 करोड़ रुपए हो ही गए पूरे भारत के लिए, और राजस्थान को उसमें 7,000 करोड़ रुपया बजट के रूप में मिला है। लेकिन सवाल इस बात का है, जब हम इसको लागू करते हैं तो राजस्थान में इसको बहुत अच्छी तरह से लागू किया जा रहा है, और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में एक योजना चलाई जा रही है जो काफ़ी अच्छी लगती है, 1 ग्राम 4 काम। और 1 ग्राम 4 काम योजना जो चल रही है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो जल संग्रहण के काम हो रहे हैं, दूसरा शमशान और कब्रिस्तान विकास के काम हो रहे हैं, तीसरा बच्चों के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाने के काम हो रहे हैं, और चौथा तालाबों को गहरा करना, पक्का करना और पानी संग्रहण का जो काम हो रहा है वो राजस्थान जैसे राज्य के लिए हम सभी जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी एक हमारी ऐसी महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि जब बारिश में पानी आएगा तो पूरे स्टेट में जो भी तालाब हैं उन तालाबों को अगर हम पानी संग्रहित करने जैसा बना देते हैं तो वो साल भर हमारे लिए अच्छा रहेगा। और ऐसी परिस्थिति में ये ज़रूरी है कि हम एक तरफ तो वृक्षारोपण करें, हरियाली लाएं, लेकिन वो हरियाली लाना, उसको मेंटेन करना, लोगों के घरों में शौचालय मेंटेन करना, और साथ में एक इसमें ये चीज़ और जुड़ी गई है कि इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना जो चलती है ना, उस प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको घर बनाने के लिए मास्टर रोल दी जा रही है, और उस मास्टर रोल में 90 दिन तक कोई भी आदमी अपना काम जो करेगा उसमें नरेगा में उसको उस आदमी को मजदूरी मिलेगी। तो लोगों के घर भी बनेंगे, जलाशय भी बनेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनेंगे, और बहुत सारे अच्छे काम होंगे। तो पॉजिटिव काम होंगे, नरेगा में हो रहे हैं, और राजस्थान इसमें एक बहुत अच्छे ही उदाहरण के रूप में बिल्कुल उदाहरण के तौर पर आ रहा है। जिस तरह से हम आंकड़ों को भी देखें और काम मिलने को लेकर भी देखिए, मजदूरों को कितना काम यहाँ पर दिया जा रहा है वो साफ नजर आ रहा है। विषय विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ हैं। मित्तल जी, एक और अहम बात है, अभी जब मजदूर पलायन कर रहे थे, एक अलग ही तस्वीर इस पेंडेमिक के दौरान, इस कोविड-19 के दौरान देखने को मिली है, जब पलायन कर रहे हैं मजदूर। लेकिन सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्या ये अपने गांव जा रहे, घर जा रहे, वहां पर इनको काम मिल पाएगा? और एक ही उम्मीद थी, मनरेगा योजना। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि इसमें दिन बढ़ाने चाहिए, 100 की जगह 200 दिन का काम यहां पर मिलना चाहिए, ये भी मांग रखी गई थी। आपको लगता है कि इससे करने से और बेहतर हो सकते हैं इनके हालात, और ऐसा इम्प्लीमेंट होना चाहिए? देखिए मैं पहले इस पूरी योजना को इस दृष्टि से देखता हूं कि जो एनडीए सरकार है, जो यूपीए सरकार है, वो इस मनरेगा को लेकर उनमें वैचारिक मतभेद है। हमने देखा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के बने तब उन्होंने जो अभी आपने टिप्पणी की थी वैसा ही उन्होंने संसद में कहा था, और इसीलिए जितनी भी जो केंद्र सरकार की परिवर्तित योजनाएं जो राज्यों में चलती हैं वो उन्होंने मनरेगा में तब्दील कर दी। यानी कि मनरेगा में अब उन्हीं लोगों को, उन्हीं योजनाओं के तहत लोगों को रोजगार तो मिलता रहा, लेकिन उन केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत उनको रोजगार मिलता रहा। इसलिए तो अब जो वैचारिक मतभेद है वो एक बार फिर सामने आ गया है। असल में कांग्रेस इस योजना को गरीबी मिटाने के रूप में देखती है, और जो एनडीए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो उनको देखती है कि जब हम किसी को पैसा दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में दे रहे हो, तो उसका कुछ ना कुछ लाभ मिलना चाहिए। इसलिए हमने देखा कि जब नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान ये बात कहा गई कि 25% यदि राज्य सरकार देगी तो 75% सामग्री का पैसा केंद्र सरकार देगी। उसके पीछे मकसद यही था कि मनरेगा में जो हम पैसा दे रहे हैं उसका किसी ना किसी तरह ग्रामीण विकास में काम आवे। मैं बताना चाहता हूं इस मौके पर यहां पर कि राजस्थान की जो सरकार है उसने वो 25% राशि जो पक्के कामों के देने की जो बात थी, फिलहाल उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वर्तमान मौजूदा परिस्थितियां हैं उसके अंदर, चाहे वो श्रमिकों की समस्या हो, चाहे ये जो कोरोना काल के अंदर जो लॉकडाउन के कारण जो बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें रोजगार उपलब्ध करवाने की बात हो, वो मनरेगा बहुत महत्वपूर्ण उसमें साबित हुई है। और यहाँ पे 40 लाख श्रमिकों को, राजस्थान में 40 लाख श्रमिकों को, बिल्कुल, और इन सब में ये बात बार बार आ रही है कि सबसे ज्यादा काम जो हुए हैं मनरेगा के तहत प्रदेश में हुए, राजस्थान में हुए हैं। अब पंकज मीणा जी, इस बात से तो आप एग्री करेंगे कि कम से कम ठीक है, हम पार्टी वाइज देखें या फिर राजनीतिक तौर पर देखें, बयान भी आते हैं, लेकिन दूसरे इस लिहाज से सोचा जाए तो जहां अच्छे काम हो रहे हैं उसकी तारीफ भी बनती है। अगर पूरे देश की बात करें, आपने कहा कि ठीक है एग्जीक्यूशन को लेकर ही दिक्कत थी, कोई इस मनरेगा को लेकर या इस कानून को लेकर कभी भी कोई सवाल नहीं उठाए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी जिस तरह से मित्तल जी को भी आपने सुना, उनका कहना है कि एनडीए के लिए मनरेगा योजना या मजदूर को काम देने का मंशा, मकसद कुछ और है। क्या आप उस बात से एग्री करेंगे?
देखिए, बिल्कुल मैं मित्तल साहब की बात से एग्री करता हूँ। लगभग वही बात मैं कह रहा हूँ कि एनडीए के यूपीए के टाइम पे आप ये सोचिए कि कल्पना करिए कि 10 साल तक एक गांव के अंदर एक तालाब खोदा, दूसरा तालाब खोदा, तीसरा तालाब खोदा, जबकि वर्तमान में वहां कोई तालाब ही मौजूद नहीं है। ये मतलब इनका जो एग्जीक्यूशन था वो कुल मिला के इस प्रकार का था। नरेगा के अंदर मतलब काम कुछ हो नहीं रहा, और ये बार बार ये कह रहे कि साहब नरेगा से डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अरे आप 3 बार जब पैसा उठा चुके तो कम से कम एक बार तो तालाब खुदा हुआ दिख जाए, और अगर एक बार तालाब खुद जाए तो आप पानी भरा हुआ भी दिख जाएगा। यानी आप ये कह रहे कि कागजों में था ये सब। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, और यही बात माननीय प्रधानमंत्री ने जो संसद के दौरान कही थी कि इनका एग्जीक्यूशन फेल है, और इसीलिए नरेगा के अंदर ना तो रोजगार मिला, और जैसे अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने बताया कि साहब हमने रोजगार डेवलप हुआ। मैं आपको तथ्यों के साथ बता रहा हूं कि यूपीए सेकंड के टाइम पे 100 दिन की जगह केवल 32 दिन काम मिलता था। आप कैसे कहते हैं कि हमारी बहुत सफल योजना थी, हमने बहुत काम किया। आप 100 दिन गारंटी की जो योजना थी, 100 दिन काम नहीं दे पाए, और आप 32 दिन काम देके आप उसका यश लेना चाहते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात मैं श्वेता जी एक चीज और बताना चाहूंगा। अभी बार बार डिबेट में ये आ रहा है कि राजस्थान नंबर 1, राजस्थान नंबर 1। तो नंबर 1 सुन के एक बात याद आई। आज सी वोटर सर्वे का एक परिणाम आया, सर्वे का रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार कोरोना के अंदर, कोरोना से लड़ने के अंदर राजस्थान टॉप 10 में भी नहीं है। यानी कि राजस्थान कोरोना से लड़ने के अंदर फिसलती साबित है। ये बार बार राजस्थान नंबर 1, राजस्थान नंबर 1, लेकिन रिकवरी रेट तो अच्छा है, रिकवरी रेट तो अच्छा है। ये आधार तथ्य लगा रहे हैं, आधार इन बात लगा रहे हैं। मनरेगा में डिबेट है, मनरेगा में डिबेट है, मनरेगा की बात। ठीक है, लेकिन अभी जो सवाल पंकज जी ठीक है, पंकज जी कि केवल 10% 1% में मजदूरी बढ़ी। जबकि मैं याद दिलाऊं, अभी कोरोना काल से पहले ही 182 रुपए नरेगा के अंदर मजदूरी हुआ करती थी, आज 202 कर दी। हमने 20 रुपए बढ़ाई, यानी 10% से अधिक बढ़ाई। देखिए ये अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। हम इसे गिनाए क्यों, हम क्यों श्रेय लें, हम क्यों श्रेय लें? आप बिना जानकारी पंकज मीणा जी, पंकज मीणा जी, मजदूरी हो गई है, और केवल 2 महीने के अंदर 10% बढ़ी है। ठीक है, ये आपके चलिए आप। मैं ये कहना चाहूंगा, उन्होंने एक बार ये करे एग्जीक्यूटिंग एजेंसी। मैं ये कह रहा हूं कि राज्य की सरकार होती है, एग्जीक्यूट कौन करता है, यहाँ पे काम कौन देख रहा है? राज्य की सरकार देख रही है। आज सचिन पायलट जी इस विभाग के मुख्य हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। अगर यहाँ पे दामोदर जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। हाँ दामोदर जी। मैं ये कह रहा हूँ, इसमें 202 रुपए मजदूरी मिल सकती है, लेकिन मजदूरी मिलती है टास्क के बेसिस पे। कोई आदमी जितना काम करेगा, कोई महिला जितना काम करेगी, उसके हिसाब से मजदूरी मिलेगी। और वो आजकल एवरेज में राजस्थान में, मेरी अभी इसके विभाग के सचिव जी से भी बात हुई थी, तो उनका ये कहना है कि एवरेज मजदूरी अभी 180-85 रुपए के बीच में आ रही है। और इस वक्त 44 लाख लोग राजस्थान में इस काम में लगे हुए हैं। पूरे भारत में कई करोड़ लोग लगे हुए हैं। तो योजना बहुत लेकिन दामोदर जी अभी पंकज मीणा जी ने एक सवाल उठाया। दामोदर जी एक सवाल अभी पंकज मीणा जी ने ये उठाया कि ये कागजों में हो रहा है, कागजों में कुएं खुद रहे हैं, एक के बाद दूसरा तीसरा, लेकिन उतने काम नहीं मिले। 100 में से 32 दिन काम मिलते, क्योंकि आपने ये काम करवाया, आपने ये देखा है। जरा आप बताइए दामोदर जी, क्या ऐसा होता था वाकई? बिल्कुल ऐसा है। ये वास्तव में काम पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। मैं गंगानगर में एडिशनल कलेक्टर था, मैंने आपको बताया। हमने वहां पर नौहर, भादरा और ऐसी तहसीलों में काम कराए थे जहां डेजर्ट था, और वहां पर पानी को संग्रहित करने के काम हुए थे। वो तो बहुत पुरानी बात है। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान में, जैसे मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए, एक गाँव 4 काम, जो योजना में काम हो रहे हैं, उनको चाहे पार्टी लाइन से ऊपर उठकर आप देखिए तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है। जाकर के उसकी भौतिक सत्यापन करके चेकिंग की जाती है, पेमेंट होता है, और पेमेंट के साथ साथ उसमें लेबर मटेरियल का रेशो मेंटेन किया जाता है। तो ये जो सब चीजें हो रही है, उसकी वजह से नरेगा में अपने राजस्थान में नहीं, बल्कि पूरे भारत में ये योजना एक क्रांतिकारी योजना चेकिंग भी होती है। पंकज मीणा जी, फिर ऐसे सिर्फ हवाबाई बातें कह के थोड़ी ना ऐसे पेमेंट उठा लेंगे, कागजों में कागजों में आपको लेके चलता हूँ, 10 गाँव में आपको दिखाता हूँ जाके कि आप पिछले 10 साल के अंदर 2004 से 2013 तक आपने एक गांव के अंदर 3 तालाब दिखा दिए, जबकि आज एक भी तालाब नहीं है। अगर तालाब और जल संग्रहण के अंदर सबसे ज्यादा काम हुआ है तो पिछली बार 2013 से 18 के अंदर हमारे भारतीय जनता, लेकिन आपने कहा 2004 से 2013, उस बीच आपकी भी सरकार थी, उस वक्त आपकी भी सरकार थी। पंकज मीणा जी, आपने कहा 2004 से 2013 तक तीन कुएं यहाँ पर तालाब खुदे, लेकिन बाद में एक भी नजर नहीं आए। उसमें उस वक्त आपकी भी तो सरकार थी। अगर ऐसा हुआ तो शिकायतें पहुंचानी चाहिए थी। मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ।
चेक कर लीजिए, जब आपकी वहाँ सरकार थी आपने क्या किया, तालाब खोदने की बात करी और वो तालाब, अच्छा ठीक है, इस बीच आपकी भी सरकार थी। कह रहा हूँ कि कागजों में इसलिए हुआ कि फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, पर फिजिकल वेरिफिकेशन के नाम पे वही उनका कर्मचारी उन्होंने इस प्रकार से कर दिया और नरेगा के अंदर कुछ काम नहीं हुआ वहां पे। चौधरी जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला, एक बार बोलने का मौका दें। 17-18 का जो बजट आया, 18-19 का जो बजट आया, 1 रुपए की उन्होंने मनरेगा की जो वेजेज है उसमें बढ़ोतरी नहीं की, 192 रुपीज था। 18-19-20 के बजट में 7 रुपए की बढ़ोतरी की और 20-21 के बजट में जब सचिन पायलट जी हैं तब 23 रुपए की बढ़ोतरी की। आज 120 रुपए है। प्रत्येक श्रमिक को एक टास्क मिलता है कि उसे इतना काम करना है। सचिन पायलट जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा कि ये जो टास्क है, गर्मी है, समय घटाया जाए, उसकी टास्क है उसको घटाया जाए। बीजेपी के 25 सांसद हैं, क्या वो राजस्थान के श्रमिकों के प्रति संवेदना रखते हैं? क्या वो आज जो टाइम 1 बजे तक का है उसको घटा के 11 बजे तक के लिए कहेंगे? क्या उसका जो टास्क है कम करने का प्रयास करेंगे? ये सिर्फ बोलते हैं। श्रमिक की जब सैलरी नहीं बढ़ती, जब उसका वेजेज नहीं बढ़ता, उसकी ये बात नहीं करेंगे। ये कहेंगे भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार की एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी होती है? राजस्थान की सरकार है। मैं मानता हूं कि राजस्थान के अंदर मनरेगा भ्रष्टाचार के अंदर नंबर 1 पे रहा जब वसुंधरा राजे जी की सरकार रही। जेसीबी जी से काम हुआ, क्योंकि यहां पे व्यक्ति का श्रम होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति का श्रम नहीं रहा। जेसीबी से काम कराए। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन्होंने जो जलाशय की जो बातें की थी, जल संचय की जो बातें की थी, बहुत सा पैसा हो गया, बहुत से ठेकेदारों से बातें की, लेकिन धरातल पे क्या था? कुछ नहीं था। ये एक मंशा होती है, सचिन पायलट जी की मंशा थी, जैसे दामोदर जी ने कहा। आप ही कह रहे कि पिछली सरकार, आप ही कह रहे पिछली सरकार, पंकज मीणा जी कह रहे हैं 4 काम का कहा और आंकड़े दिए। 9,281 चारागाह डेवलप किए, 9,000 डेवलप किए। दूसरा पंकज जी ने कहा कि काम इतना मिला। मैं कह रहा हूं आज 1,08,00,000 जॉब कार्ड है लोगों के पास में। मैंने जॉब कार्ड बनाया, मुझे रोजगार नहीं चाहिए तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर मुझे 15 दिन का रोजगार चाहिए तो मैं 15 दिन का लूंगा। यहाँ पे ये रोजगार ये सर्जन नहीं हुआ। चलिए चौधरी जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है सर, यही चर्चा खत्म करनी होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बार बार ये जो कहा जा रहा था, मनरेगा को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। आज अगर हम बात करें 1,01,000 करोड़ ये पैकेज है मनरेगा के लिए। अब ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिल सके। और सबसे बड़ी बात यह कि कोविड-19 के ये जो काल चल रहा है, जो दौर चल रहा है, नौकरियां जा रही, सबसे ज्यादा परेशान मजदूर हैं। मजदूर के लिए संजीवनी का काम कर रही है ये मनरेगा योजना। अब सवाल ये उठता है कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है। राजस्थान में किया जा रहा है, पूरे केंद्र के और दूसरे राज्यों की हम बात करें तो क्या ये किसकी जिम्मेदारी बनती है देखने की काम हो रहा है नहीं। सवाल ठीक है उठाए जाएंगे कि कागजों में हो रहा है, ये भी देखना होगा कि क्या वाकई में कागजों में हो रहा है और जमीनी स्तर पर कुछ नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो उसकी शिकायतें भी पहुंचानी पड़ेगी, वो बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ताकि उस पर कुछ एक्शन लिया जा सके। लेकिन एक बात है, संजीवनी के तौर पर जरूर मनरेगा योजना सामने आई है। फिर इसे जो भी कहा जाए, जैसा कि आरोप लगाए जा रहे थे कि नाकामी ये जरूर है, नाकामी का स्मारक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं दूरदर्शिता भी थी जब 2005 में इसे लाया गया, इंप्लीमेंट किया गया। इसके बाद बढ़ते बढ़ते, और यही वजह कि आज जब ये संजीवनी के तौर पर मजदूरों के लिए सामने है, तो इंतजार इस बात को लेकर है कि क्या ये जो वर्किंग आवर्स है इसे कम किया जाता है या नहीं, 100 की जगह 200 दिन का काम दिया जाता है या फिर नहीं। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।